आज हम PCC 132 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में साधन बाजार, जिसमें हम साधन कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में कार्यरत हूँ। और ये जो लेक्चर है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लखनऊ के प्रावधान से किया जा रहा है। हम अपने विषय वस्तु के बारे में आज बात करते हैं, जो कि है साधन बाजार। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि साधन बाजार और बाजार क्या होते हैं। पहले इसका अर्थ समझते हैं। तो कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय संभव हो, बाजार के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों की भांति अर्थव्यवस्था में भी उत्पत्ति के साधनों में के भी अपने अपने बाजार होते हैं। तो उत्पत्ति के चार प्राथमिक साधन होते हैं, जिनमें हम भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को लेते हैं। हम इन साधनों का अर्थ समझते हैं कि ये साधन बाजारों का अर्थ होता क्या है। साधन बाजार ऐसे बाजार हैं जहां भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पत्ति के साधनों का क्रय विक्रय होता है। उत्पत्ति के ये साधन उद्यमी के साथ अंतःक्रिया या इंटरैक्शन करके अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उत्पत्ति के साधनों के प्रमुख कुछ अर्थ हैं जो मैंने अभी आपको बताए, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। भूमि भूमि उत्पत्ति का ये एक साधन भौतिक दिखाई देने वाला है। यहाँ पे एक स्टॉक अवधारणा के रूप में होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल भौतिक संसाधन शामिल हैं, जिसमें भूमि में न केवल आप जमीन के बारे में बात करते हैं, बल्कि वन, जल संपदा, मृदा, खनिज संसाधन और खाने आदि भी इसी में शामिल होती है। दूसरा है श्रम। ये उत्पत्ति का एक अदृश्य साधन है, क्योंकि श्रम सेवाएं श्रमिक में सन्निहित होती हैं, जिसे हम उसको अलग नहीं कर सकते। परिवारों द्वारा उत्पादन के उद्देश्य में किए गए प्रयास, चाहे वो शारीरिक हों या बौद्धिक हों, श्रम कहलाते हैं। श्रम एक प्रवाह रूपी संकल्पना होती है। तीसरा है पूंजी। अगर हम पूंजी के बारे में बात करें तो ये उत्पत्ति का दिखाई देने वाला साधन है। सभी प्रकार की मशीनें एवं प्लांट, भवन, परिवहन साधन आदि जिनका उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है, उन्हें हम पूंजी कहते हैं। और चौथा है उद्यम। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को चलाने एवं संगठित करने वाले उद्यमी की दक्षताएं दिखाई ना देने वाला साधन है। यानी कि उद्यम एक दिखाई नहीं देता है, वो साधन है। सामान्यतः होता क्या है कि परिवार उत्पत्ति के इन कारकों के स्वामी होते हैं तथा उन पर उनका नियंत्रण होता है। वे इन साधनों को उत्पादकों को बेचते हैं। परिवार श्रम के रूप में अपनी सेवाएं देकर बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। कुछ परिवारों के कुछ सदस्यों में उद्यम कौशल होता है तथा वे उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं। परिवार साधन बाजार में इन साधनों को बेचकर आय अर्जित करते हैं और इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में एक सकारात्मक रूप में योगदान देते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि साधन बाजार में कैसे डिमांड और सप्लाई की अवधारणा आती है, यानी कि मांग और आपूर्ति की अवधारणा आती है। तो आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली एक फर्म का हम एक उदाहरण लेते हैं कि सामान्यतः आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी अपने विश्लेषकों, प्रोग्रामरों, प्रबंधकों और अन्य जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए किराए पे कार्यालय की आवश्यकता होती है उनको। इसी प्रकार एक बेकरी स्वामी अगर कोई है, तो बेकरी उत्पादन के और बिक्री के लिए उसको स्थान की आवश्यकता होगी। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में कार्यालय स्थल हेतु जो डिमांड कर्व होता है, वो हमेशा नीचा गिरता हुआ होता है, जहाँ किराया फर्मों द्वारा मांग किए गए कार्यालय स्थान के आकार से संबद्ध होता है। किराया कीमत जितनी कम होती है, कार्यालय स्थल की जो डिमांड या मांग होती है उतनी ही अधिक होती है। वस्तुओं की मांग एवं साधनों की मांग के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर उनकी प्रतियोगिता से जुड़ा होता है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके उपभोग के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर जो फर्में होती हैं, वो उत्पत्ति के लिए साधनों की मांग इसलिए नहीं करती कि उन्हें सिर्फ उसका उपयोग करना है, बल्कि इसलिए करती हैं कि उत्पत्ति के चारों साधनों को प्रयोग करते हुए उत्पादन करना होता है उनको। इसका उद्देश्य उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कर आगम और
प्रॉफिट यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट को अधिकतम करना है। इतना ही नहीं, उत्पत्ति के साधनों की मांग उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग पर डिपेंड करता है। वस्तुओं की मांग जितनी अधिक होगी, उनका उत्पादित करने वाले साधनों की मांग भी उतनी ज़्यादा होगी। वस्तुओं की मांग अगर कम होती है, तो उन्हें उत्पादित करने वाली जो साधनों की मांग है, उतनी ही कम होगी। इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उत्पत्ति के साधनों की मांग को डेराइव्ड डिमांड के रूप में रखा है, जिसको हम व्युत्पन्न मांग भी कहते हैं। एक और तरह की मांग इसमें आती है, जिसको हम पारस्परिक मांग कहते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि केवल एक साधन को प्रयोग करते हुए किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं किया जा सकता। वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की इंटरैक्शन से ही, यानी अंतःक्रिया से ही संभव होता है। अब मान लीजिए कि एक सोने का आभूषण कोई बनाता है, उत्पादित करता है। इस उत्पादक को सोने के आभूषण के डिजाइन बनाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उत्पादन प्रक्रिया चलाने के लिए कार्यालय यानी कि भूमि की आवश्यकता होगी, और सोने की को ढालने के लिए, उसको गलाने के लिए उसको मशीनों की जरूरत होगी। यहाँ अगर ये समझ लें कि उत्पादन में अंतर निर्भरता उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता की पारस्परिक निर्भरता के रूप में परिलक्षित होती है। इस तरह से श्रम की उत्पादकता सीधे सीधे प्रभावित होगी यदि सोने को गलाने वाली मशीन 2 दिन के लिए बंद हो जाए। वास्तव में भूमि, श्रम और तथा पूंजी की उत्पादकताओं की पारस्परिक निर्भरता ही है जो साधन आय में वितरण को जटिल बनाती है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के योगदान का आकलन केवल सीमांत उत्पादकता की जो अवधारणा को प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रत्येक साधन के प्रतिफल के निर्धारण हेतु उसकी सीमांत उत्पादकताओं को आकलित किया जाता है। जैसे हम समझते हैं कि ये सीमांत भौतिक उत्पाद सीमांत उत्पाद की का जो मूल्य है तथा सीमांत आगम उत्पाद है, ये होता क्या है। तो उत्पत्ति के पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है। उत्पाद के किसी साधन, जैसे मान लीजिए हम श्रम ले लेते हैं, का सीमांत भौतिक उत्पाद यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी, उस साधन की एक अतिरिक्त इकाई को लगाने पर उत्पादित इकाइयों में हुई वृद्धि के समतुल्य होता है। जैसे इसका अगर हम फॉर्मूला जानना चाहें, तो एमपीपी जो है वो कुल उत्पादन में परिवर्तन डिवाइड बाय उत्पत्ति के साधनों की इकाई में जो परिवर्तन हुआ है उससे निकल के आता है। सीमांत उत्पाद के मूल्य की अवधारणा को सीमांत मूल्य उत्पाद यानी कि मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये बाजारी कीमतों की सूचना को प्रयोग करते हुए उत्पाद का मूल्य है। जब उत्पाद की कीमत को सीमांत भौतिक उत्पाद की से गुणा कर दिया जाता है, तो उत्पत्ति के साधनों का सीमांत मूल्य या सीमांत उत्पाद का मूल्य आकलित हो जाता है, यानी कि वीएमपी मिल जाता है। सीमांत उत्पाद का मूल्य वीएमपी है। उत्पाद की कीमत को अगर हम गुणा कर दें साधन के सीमांत भौतिक उत्पाद से। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांत आगम उत्पाद क्या है, यानी कि एमआरपी। ये है उत्पत्ति के साधनों की एक अतिरिक्त इकाई को अगर हम काम पे लगाने के कारण जो जो आगम में यानी रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट आएगा, यानी वृद्धि होगी, उसके बराबर होता है। यानी कि कुल आगम अगर में हम देखें कि डेल्टा आर हमारा कितना है, तो उसका डिवाइड कर दें उत्पत्ति के साधनों की इकाई की संख्या में परिवर्तन, मतलब पर यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, उससे हम एमआरपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि उत्पत्ति के जो ये साधन हम आपको बता रहे हैं इनकी मांग कैसे होती है, इनको हम कैसे मेजर करते हैं। उत्पत्ति के साधनों का जो डिमांड कर्व होता है, बाजार की संरचना में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। अब अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि का साधन की जो वीएमपी है या एमआरपी है, वो साधन का डिमांड कर्व बताता है, तो ऐसा नहीं है। कोई एकल प्रोडक्ट अगर हम कोई ले रहे हैं, तो एकल एमआरपी किसी भी साधन के लिए बाजार का जो डिमांड कर्व है उसको, यानी मांग वक्र है, उसको परिलक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये केवल एक फर्म का ही के लिए ही साधन का वक्र होता है। सभी फर्मों के एमआरपी के योग से उद्योग के लिए उत्पत्ति के साधनों की मांग का वक्र हमको मिलता है, यानी कि डिमांड का कर्व मिलता है। यदि सभी उद्योगों के लिए उत्पत्ति के साधन मांग वक्रों का योग कर दिया जाए, तो उत्पत्ति के साधनों का कुल मांग वक्र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी में हम सप्लाई की बात करेंगे, यानी आपूर्ति की बात करें कि उत्पत्ति के साधनों की आपूर्ति का क्या महत्व है या कैसे होती है। तो जैसे एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है में उत्पत्ति के अधिकांश साधन निजी स्वामित्व वाले होते हैं।
इतना ही नहीं, भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पत्ति के साधनों की आपूर्ति से जुड़े निर्णय अनेक आर्थिक और गैर आर्थिक कारणों से प्रभावित होते हैं। श्रम की आपूर्ति के निर्धारक तत्व यानी कि उसको जो डिसाइड करते हैं उस क्या क्या है, जैसे श्रम की कीमत है यानी मजदूरी है, जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा, परिवार की जो संरचना है वो कैसी है, तो इन और जैसे जनगणना के कारक हैं आदि, ये सब आते हैं इसमें। भूमि की आपूर्ति अधिकांशतः संरक्षण या अधिवास प्रतिरूप में परिवर्तन जैसे कारकों के निर्धारित गुणवत्ता से प्रभावित होगी। व्यवसायों, परिवारों एवं सरकारों द्वारा पूर्व में किए गए निवेश पूंजी की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि मैं अलग अलग, चाहे वो बूंदी हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, मैं तीनों के बारे में किस तरह से आपूर्ति होती है। इसके अगर हम कर्व की बात करें तो सभी आगतों के आपूर्ति वक्र जितने भी होते हैं, सप्लाई कर्व जो होते हैं, धनात्मक ढलान यानी कि पॉजिटिव ढाल वाले, या सॉरी ऊपर की तरफ होता है। धनात्मक ढाल की बात करें तो इस तरह से जाएगा। कतिपय मामलों में ये कहीं पे आपको नेगेटिव भी दिखता है, हो सकता है। भूमि की आपूर्ति स्थिर हो अगर, इसलिए भूमि का आपूर्ति का वक्र ऊर्ध्वाकार होता है। चूंकि पूंजी की आपूर्ति इस पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल से सीधे सीधे प्रभावित होती है, तो ऊंचा प्रतिफल होने पर आपूर्ति भी अधिक होगी, इसलिए पूंजी के आपूर्ति कर का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा हम साधन की कीमत का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत होता क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आय वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत इस बात की विवेचना करता है कि राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच किस प्रकार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिद्धांत का ये जो कथन है कि साधन का प्रतिफल उसकी सीमांत उत्पादकता से सीधे सीधे निर्धारित होता है, ऐसा विभिन्न भूस्वामी या श्रमिकों या पूंजी के स्वामियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। वितरण सिद्धांत का एक बुनियादी तत्व है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की मांग साधन के द्वारा उत्पादित सीमांत उत्पादन से सर्जित आगम से व्युत्पन्न होती है, यानी कि डेराइव होती है। लाभ को अधिकतम करने वाली फर्म उत्पत्ति के साधनों के संयोजन का चुनाव उनके सीमांत आगत उत्पादों के अनुसार करती है। अब इसके जो प्रतिफल हैं उनके बारे में बात करते हैं कि साधन का प्रतिफल क्या क्या आता है इसमें। जैसे हम पहली बात करें, क्या किस चीज़ को हम डिसाइड करें, निर्धारण किसके हिसाब से करेंगे। तो पहला है जैसे लगान है, यानी कि कितना रिटर्न आ रहा है हमारा। तो भूमि उत्पत्ति का एक ऐसा साधन है जिसकी आपूर्ति स्थिर होती है। भूमि की मांग डेराइव होती है, मतलब निकलती है, व्युत्पन्न होती है, व्युत्पन्न मांग है। तो माना कि भूमि के किसी भी खंड में हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, तो यदि बाजार में सोयाबीन की मांग होती है तो अधिक सोयाबीन उगाने के लिए भूमि की भी मांग बढ़ जाएगी बाजार में। तो हम क्या करेंगे, भूमि की आपूर्ति स्थिर होने के कारण भूमि की मांग में वृद्धि होने पर उसको प्राप्त जो रिटर्न होगा उसमें भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, नहीं वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मजदूरी की बात करें, दूसरा प्रतिफल मजदूरी हो सकती है। मजदूरी के हिसाब से हम इसका प्रतिफल का निर्धारण कर सकते हैं। मजदूरी आपूर्ति किए गए श्रम की कीमत होती है। प्रतियोगी बाजार में मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पाद के बराबर होती है। संतुलन मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां श्रम का मांग वक्र और तथा आपूर्ति वक्र यानी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो ध्यान रहे कि श्रम का जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ ऋणात्मक होता है, यानी कि इस तरह से आता है, और आपूर्ति वक्र ऐसे जाता है ऊपर की तरफ। तो इसका पॉजिटिव कर्व होगा, नहीं धनात्मक ढाल होगा। जब किसी और कारण की वजह से उद्योगों में उत्पाद की मांग नीचे होती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इससे श्रम की सीमांत उत्पादक का मूल्य यानी वीएमपी जो होगा वो भी गिर जाएगा, और इससे अंततः श्रम की मजदूरी दरें कम हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर उत्पाद की मांग बढ़ जाने पर उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे श्रम की जो मजदूरी दरें हैं वो भी ऊंची हो जाएंगी। इसके अलावा एक और कारक हो सकता है जिसको हम ब्याज कहते हैं। ब्याज के हिसाब से भी हम निर्धारण कर सकते हैं। तो
पूंजी मानव द्वारा बनाया गया उत्पत्ति का एक साधन है। तो पूंजी सेवाओं को प्रयोग किए जाने की लागत को पूंजी के लिए हम किराया दर के रूप में जाना जाता है, किराया मिलता है उसका। जबकि पूंजी के स्वामियों को प्राप्त प्रतिफल को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहा जाता है। ब्याज पूंजी की सेवाओं के लिए प्रतिफल है। पूंजी के किराए का मूल्य पूंजी को अपने पास ही रखने का अवसर लागत है। श्रम के विपरीत पूंजीगत वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है तथा उनकी एक परिसंपदा कीमत भी होती है। जैसे 10 लाख की कार को हम खरीद कर उसे सीधे अनेक प्रकार से परिवहन सेवाओं में प्रयोग किया जा सकता है, खरीद कर सकते हैं। तो इसे किसी अन्य को किराए पर भी दिया जा सकता है। किसी परिसंपदा यानी दूसरे की संपदा की कीमत का वो धन है जो इसे खरीदने के लिए भुगतान किया जाता है। पूंजी के किराए की दर 3 बातों पर निर्भर करेगी कि पूंजीगत वस्तुओं की कीमत क्या है, वास्तविक ब्याज दर क्या है और उसका मूल्य ह्रास दर क्या है, डिटोरिएशन रेट कितना है। तो पूंजीगत वस्तुओं की कीमत पूंजीगत वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की इंटरैक्शन से ही निर्धारित होती है। तो सामान्यतः यदि अपेक्षित किराया मूल्य ऊंचा हो तो ब्याज दर नीची हो तो हम क्या करेंगे, पूंजीगत परिसंपदाओं एवं सेवाओं की कीमत ऊंची होती है। ऐसे में ये दोनों ही पूंजी के भावी किराया प्रवाह के वर्तमान मूल्य के में वृद्धि कर देते हैं। वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति की विद्यमान दर तथा प्रचलित ब्याज दर यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो भी होता है उस पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच अंतर को ही वास्तविक ब्याज दर कहा जाता है। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम वास्तविक ब्याज दर कहते हैं। तो मूल्य ह्रास जो है, यानी कि यहाँ अगर हम कहें कि डिटोरिएशन, आपके प्राइस डिटोरिएशन की बात करें, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और सतत उपयोग और समय के साथ मशीन में जो भी घिसावट होती है, यानी मशीन का जो डिटोरिएशन होता है उस पर निर्भर करता है। अब एक चीज और है, एक फैक्टर और है इसमें जिसको हम लाभ कहते हैं, जिसको ये कारक है इसका। तो लाभ के हिसाब से भी हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे उद्यम को उत्पत्ति का चौथा आर्थिक साधन माना जाता है। वस्तुतः ये उद्यमी है जो उत्पत्ति के अन्य साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी जिसके बारे में बात कर रहे थे उसको संग्रहित करके उत्पादन करता है। तो उत्पादन में उसकी एक भूमिका स्पष्ट होती है। यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों को एक साथ ना मिलाया जाए तो कोई उत्पादन नहीं होगा। पूंजीवादी प्रणाली में लाभ की संभावना ही इस बात पर निर्धारण करती है कि उत्पादन किया जाए कि ना किया जाए। तो यहाँ तक कि अगर गैर पूंजीवादी प्रकार के संगठनों के अंतर्गत भी लाभ फर्म की दक्षता का प्रमाणित स्तर, हमको एक बेंचमार्क होता है कुछ ना कुछ। यदि यही कतिपय नवोन्मेषों यानी कि नए उद्योगों की बात कर रहे हैं या तकनीकी परिवर्तनों की दक्षता का द्योतक होता है। इस प्रकार सभी परिस्थितियों में अन्य फर्मों की तुलना में कोई फर्म अधिक लाभ अर्जित करती है तो उसे अधिक दक्ष या बेहतर संसाधन या बेहतर तकनीक प्रयोग करने वाली फर्म मान लिया जाता है। लेकिन बेहतर तकनीकें अपनाने पर कुछ ना कुछ जोखिम हमेशा रहता है। इसलिए प्राय ऐसे अनिश्चितता एवं जोखिम के सापेक्ष लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं निर्णय। उद्यमी की भूमिका को समझने के लिए तो उद्यमी के कार्यों को हम दो तरह से बांट सकते हैं। या तो हम संगठनात्मक बोले और दूसरा जोखिम वहन करने वाले कार्य हो सकते हैं। संगठनात्मक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि हम प्रबंधन की बात करते हैं। व्यवसाय संगठन में से जुड़ी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करना ही हम प्रबंध बोलते हैं, उसको हम प्रबंध कहलाते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेशेवर प्रबंधकों से क्या करती हैं, सब चीज़ें प्रबंधित कराती, मैनेज कराती हैं, जिन्हें वेतन और लाभ दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को उद्यम के समकक्ष एक हिस्सा माना जाता है। तो ये संगठनात्मक तरीका होता है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और जोखिम वहन करने वाले कार्य हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक व्यवसाय में के साथ बाजार में असफल होने का जोखिम हमेशा ही मौजूद होता है। तो ऐसा बाजार स्थल की अनिश्चितता प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, राजनीतिक कारणों से भी हो सकती है। तो यदि कोई व्यवसाय असफल होता है तो उद्यमी को निवेश के बड़े भाग को खोना पड़ जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उसमें। इसलिए हानि का जो भी जोखिम होता है वो तो हमेशा ही बना रहता है। तो फिर भी किसी भी नई प्रौद्योगिकी के साथ किसी नए उत्पाद को बाजार में उतारना अधिक जोखिम भरा होता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों के लिए प्रतिफल भी हमेशा हमें ऊंचा रखना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न होना चाहिए, तो इसका मतलब हमेशा ही ऊंचा होगा प्रतिफल भी इसका, अन्यथा उन्हें कोई भी प्रारंभ नहीं करेगा।
इसलिए कहा जाता है कि लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार होता है। अगर हम जोखिम ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसका पुरस्कार है अगर हमें लाभ ज़्यादा मिल रहा है तो। अब हम दो तरह से लाभ को हम वर्णित करते हैं। लेखा लाभ एक होता है, एक आर्थिक लाभ होता है। अब हम किस तरह से उसको दिखाते हैं, हम पहले लेखा लाभ की बात करते हैं कि लेखा पद्धति में लाभ को किसी एक वर्ष में ह्रास व्यय को, यानी कि डिटोरिएशन, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, को शामिल करते हुए कुल लागत के ऊपर कुल आगम के रूप में प्राप्ति द्वारा परिभाषित किया जाता है। कच्चे माल, ईंधन, ऊर्जा, मजदूरी, वेतन, किराया, बीमा, ब्याज के रूप में जो भी भुगतान हम करते हैं उसको हम लागत में शामिल कर लेते हैं। पूंजीगत स्टॉक में होने वाली जैसे टूट फूट है, मरम्मत है, देखभाल में होने वाले व्यय हैं, इसको हम डिटोरिएशन या घिसाई व्यय कह सकते हैं। इस प्रकार इस एक वर्ष के भीतर उपयुक्त लागतों को पूरा करने के बाद जो भी सरप्लस मिलता है उसको लेखाकारों द्वारा लाभ कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं के कतिपय अंतर्निहित लागतों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे उद्यमी द्वारा स्वयं किए जाने वाले कार्य का हम पारिश्रमिक ना लें, हम खुद ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम अपना सैलरी नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार कंपनियां समय के साथ अपने कुछ कोष संचित कर लेती हैं। इन पर अर्जित हो सकने वाला ब्याज को भी लागत में शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक लागत के अंतर्गत इस प्रकार की अंतर्निहित लागतों को भी कुल लागत में शामिल किया जाता है। इसलिए आर्थिक लाभ जो होता है और लेखा लाभ के से थोड़ा सा कम रह जाता है। अंतर्निहित लागतों के मान जितना कम ही रह जाता है लेखा लाभ। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्म की कीमत का जो निर्णय किया जा रहा है, साधनों की कीमतों का उसमें क्या भूमिका होती है फर्म की कीमत की। किसी भी फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने में अनेक तत्व भूमिका निभाते हैं। इसमें तत्व के उत्पादन की लागत, विपणन यानी कि मार्केटिंग, उत्पाद विभेद यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तथा फर्म के उद्देश्य कतिपय बुनियादी तत्व होते हैं। ये सब बुनियादी चीजें हैं। ये तत्व या ये फैक्टर फर्म की उत्पादक प्रक्रिया को सीधे सीधे एक स्वरूप प्रदान करते हैं। फर्म को अपने उत्पादन की लागत निर्धारित करनी होती है, जो उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धता और उनकी लागत पर निर्भर करती है। साथ ही अपने उत्पादन की मांग को बढ़ाने और इसे अन्य उत्पादों से बेहतर सिद्ध करने, यानी कि कुछ ना कुछ हम डिफरेंशिएशन रखें, विभेद रखें अपने प्रोडक्ट के बीच में, हमेशा फर्म प्रयास करती है इसके लिए। उत्पादन की मात्रा फर्म के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यदि लाभ को हमको अधिकतम करना है तो फर्म का उद्देश्य है, तो अगर यही उद्देश्य है कि हमें फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तो उत्पादन की उतनी ही मात्रा उत्पादित की जाएगी जहां उत्पादन की लागत की कीमत से कम हो। इसी प्रकार फर्म को अपनी जो स्ट्रैटेजी है, यानी विपणन युक्ति है, एवं इस पर किए जाने वाले व्यय को भी निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ मांग यानी डिमांड, प्रतियोगिता, आपूर्तिकर्ता तथा आर्थिक दशाएं आदि कारकों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो आज हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि साधन की कीमत में परिवर्तन फर्म की कीमत निर्णय को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। मान लीजिए सरकारी विनियमन के कारण निर्माण कार्यों में कार्यरत जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी दरों में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि मजदूरी किसी भी उद्योग के उत्पादन की लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो न्यूनतम मजदूरी दरों को में वृद्धि से भवन संपदा फर्म की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इस मामले में फर्म के पास केवल दो विकल्प होते हैं। या तो फर्म उतनी ही संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाते हुए उत्पादन करती है, या तथा उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को स्वयं वहन करे, या जो श्रम की कुछ मात्रा को पूंजी से प्रतिस्थापित कर दे, पूंजी से चेंज कर दे। तो जैसे कि सीमेंट को उठाने के लिए 10 श्रमिकों की सेवाएं लेने के बजाय फर्म दो श्रमिक दो श्रमिकों द्वारा धकेलने वाली ट्रॉली या सीमेंट की ढुलाई करवा सकती है। इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्णयन यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन और उत्पादन यानी प्रोडक्शन निर्णय को प्रभावित कर सकती है। अब हम आपके सामने श्रम बाजार की बात करने जा रहे हैं। श्रम बाजार यानी कि जो हमारा
मार्केट होता है, श्रम बाज़ारों की बात करें जहाँ पे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका अर्थ समझते हैं कि श्रम बाज़ार होता क्या है। श्रम बाज़ार का अर्थ समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि श्रम बाज़ारों में श्रम की माँग करने वाले तथा आपूर्ति करने वाले कौन हैं? फर्में एवं अन्य सेवायोजक वस्तुएँ एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए श्रम की माँग करते हैं। परिवार श्रम की आपूर्ति करते हैं और इसके बदले मजदूरी पाते हैं। श्रम बाज़ार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्री यानी कि अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिस्ट जितने भी होते हैं या आपके मैक्रो इकोनॉमिस्ट जितने भी होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्री, दोनों ही द्वारा माँग और आपूर्ति जैसी संकल्पनाओं के माध्यम से किया जाता है। श्रम बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ श्रमिक श्रम की आपूर्ति करते हैं तथा जो सेवा योजक होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, द्वारा श्रम की मांग की जाती है। ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा संगठक है तथा पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों को से जुड़ा हुआ है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें कि अगर इस स्तर पे जाएं मैक्रो लेवल पे, तो मांग और आपूर्ति, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गत्यात्मकता एवं प्रवासिता, जनसंख्या की आयु संरचना, उनके शैक्षणिक स्तर, इन सब द्वारा प्रभावित होती है। श्रम बाजार में प्रयुक्त किए जाने वाले माप, अब जैसे किस तरह से हम किसके हिसाब से इनको हम बता सकते हैं कि श्रम बाजार में किस तरह क्या क्या हो रहा है, तो बेरोजगारी दर एक उसका एक घटक होता है, श्रम उत्पादकता है, श्रम संघनता है, श्रम सहभागिता है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल मजदूरी आय कितनी मिल रही है। तो मजदूरी से आशय श्रम की कीमत है जो परिवारों को आय के रूप में प्रदान करती है तथा फर्म के लिए लागत होती है। एक मुक्त बाजार व्यवस्था की अगर हम बात करें, जो मार्केट इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी है उसके बारे में बात करें, तो मैं इसमें क्या होता है, मजदूरी की दरों को मांग एवं आपूर्ति के जो अनविनियमित अंतःक्रिया होती है, अनरेगुलेटेड इंटरैक्शंस होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित होती है। फिर भी वास्तविक जगत की में जो मिक्स इकोनॉमीज हैं, उनमें सरकारें और श्रम संघ मजदूरी के स्तरों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें कि इसमें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक के स्तर पर व्यक्तिगत फर्में कर्मचारियों के साथ इंटरैक्शन करती हैं, तो उन्हें काम पर रखती हैं, काम से हटाती हैं, मजदूरी की दरों एवं श्रम संगठनों में वृद्धि करती हैं, कटौती करती हैं। तो मांग और आपूर्ति के बीच की अंतःक्रिया काम के घंटों एवं मजदूरी के रूप में प्राप्त होने वाले पारितोषिक, वेतन और अन्य लाभों को भी प्रभावित करती है। अब विभिन्न बाज़ारों की संरचना के हिसाब से हम देखते हैं कि श्रम बाज़ार कैसा होता है, कि चूँकि श्रम की माँग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए की जाती है, इसलिए इसकी माँग वस्तुओं एवं सेवाओं के बाज़ारों की संरचना पर निर्भर करेगी। तो हम पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार है, जैसे हम पढ़ ही चुके हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है या पूर्ण इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसमें हम उनकी डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि मांग कैसे होती है और आपूर्ति कैसे होती है। तो पहले हम मांग की बात करते हैं पूर्ण बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। तो अगर हम मांग की डिमांड की बात करें, तो हम अपना अध्ययन किसी भी दी हुई मजदूरी दर, किसी सेवा योजक द्वारा श्रमिकों की संख्या को काम करने पर रखे गए जाने की विश्लेषण के साथ करते हैं। श्रम की मांग, श्रम की उत्पादकता तथा श्रमिक के उत्पादन के लिए बाजार द्वारा निर्धारित कीमत, दोनों पर ही निर्भर करती है। कर्मचारी जितने अधिक उत्पादक होंगे, उतने उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य भी अधिक होता है, और दी हुई मजदूरी दर पर सेवा योजक ऐसे ही कर्मचारियों को की अधिक संख्या को काम पे लगाना चाहते हैं, मतलब जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ऐसे ही एम्प्लॉय की या ऐसे ही श्रमिक की डिमांड ज़्यादा होती है। तो श्रमिक की मांग को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं या कारक हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। किसी भी दी हुई वास्तविक मजदूरी पर किसी कंपनी द्वारा रखे जा सकने वाले कामगारों की संख्या कामगारों के सीमांत उत्पाद के मूल्य पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के में परिवर्तन आ जाने से कामगारों के सीमांत उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाने से कंपनी द्वारा काम पर लगाए जा सकने वाले कामगारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी,
और इस प्रकार दी हुई वास्तविक मजदूरी दर पर श्रम की मांग को प्रभावित करेगी। इसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी फैक्टर हो जो कंपनी द्वारा लगाए गए कामगारों के सीमांत उत्पाद के मूल्य को बढ़ा सकने में सक्रिय भूमिका निभाता हो, श्रम की मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व को दाईं तरफ विवर्तित कर देगा, यानी कि घुमा देगा। संक्षेप में अगर हम श्रम की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो दो ही तरह के कारक या फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कंपनी के उत्पाद की कीमत में या तो वृद्धि हो जाए, या कंपनी के कामगारों की जो श्रम उत्पादकता है उसमें, लेबर प्रोडक्टिविटी में अगर हमारी वृद्धि हो जाए। तो इसी तरह से इसमें रोजगार भी बढ़ता है। रोजगार भी एक पैमाना हो सकता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह से रोजगार बढ़ सकता है। तो इसके कुछ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि मजदूरी दरों में कमी होने पर रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। अगर कम लेबर रेट हो जाए तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा एम्प्लॉय को रख पाएगा। तो मजदूरी दरों में अगर कमी होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी। यदि उत्पादन की कीमत में वृद्धि हो तो रोजगार में वृद्धि होगी। मार्केट में अगर हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए, वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है हम ज़्यादा डिमांड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, तो प्रोडक्शन के लिए हमको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, तो हम रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है तो रोजगार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इससे उत्पाद की दी हुई बाजार कीमत पर भी श्रम के सीमांत उत्पादकता मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि श्रम की सप्लाई कैसे होती है, वो किस तरह से इफेक्ट करती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अर्थशास्त्रियों ने श्रम की आपूर्ति को समझने के लिए चुनाव के बुनियादी प्रतिमान का प्रयोग किया है। चुनाव मतलब सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार होंगे या उनके द्वारा उपयोग एवं आराम करने के बीच में चुनाव करने पर निर्भर करता है। आराम करने का अर्थ ये है कि श्रमिक को काम मिलने पर भी वो काम ना करे, इसका मतलब है वो आराम कर रहा है। जब कोई श्रमिक आराम का परित्याग करता है और काम करता है तो उसको अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाती है। इससे वो अपने उपभोग का स्तर बढ़ा सकता है। और दूसरी ओर अगर हम एक और लें फैक्टर जिसमें अपने उपभोग में अगर वो कमी ले आए तो श्रमिक काम कम करके भी अधिक समय तक आराम कर सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो श्रम की आपूर्ति कामगारों तथा संभाव्य कामगारों द्वारा होती है। मजदूरी की दी हुई दर पर श्रम के संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं को यह तय करना पड़ता है कि उन्हें कोई काम करना है या नहीं करना है। मजदूरी की विभिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार कामगारों की श्रम का जो संख्या होती है कामगारों की, वही श्रम की आपूर्ति है। न्यूनतम भुगतान या आरक्षित कीमत जो श्रम के एक समुच्चय को प्राप्त होती है। क्षतिपूर्ति का वह स्तर है जिस पर किसी भी तटस्थ कामगार को काम करने या ना करने के बीच निर्णय करना होता है। तो आर्थिक रूप में मजदूरी की दी हुई दर पर काम करने का निर्णय लागत लाभ सिद्धांत द्वारा ही निर्भर किया जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट मॉडल से हम डिसाइड कर लेते हैं। श्रम की आपूर्ति करने की इच्छा उसी समय तक अधिक होती है जब तक मजदूरी दर बाजार में ज्यादा हो। काम करना में तभी तक अच्छा लगेगा जब हमको ज्यादा पैसा मिल रहा हो। इससे श्रम की आपूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व जो होता है, वो ढाल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन मजदूरी की दर लगातार वृद्धि होने पर एक बिंदु के बाद श्रम पूर्ति वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ने के बजाय पीछे की तरफ घूम जाता है, ऐसे जाके ऐसे घूम जाता है। श्रम की आपूर्ति वक्र का मजदूरी की ऊंची दर पर पीछे मुड़ जाना यह दर्शाता है कि श्रमिक और अधिक घंटों तक काम करने के बजाय आराम करना अधिक पसंद कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लंबी अवधि तक काम करने का अर्थ है कि श्रमिकों को आराम करने का समय कम मिल रहा है। मजदूरी की दरों में जैसे जैसे वृद्धि होगी, नहीं जैसे जैसे बढ़ेंगी, व्यक्तिगत स्तर पर श्रमिकों की आय में वृद्धि हो जाएगी। इससे श्रमिकों की रुचि अधिक आरामदायक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए मजदूरी दर में एक सीमा के बाद वृद्धि होने पर श्रम की आपूर्ति घटने लगती है, क्योंकि श्रमिक अपनी बढ़ी हुई आय को अधिक आरामदायक गतिविधियों पर प्रयोग करने लगते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर पर काम करने के लिए जो तैयार श्रमिकों की संख्या को प्रभावित कर सकने वाले किसी भी कारक से
श्रम की जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर क्या होगा, विवर्तित हो जाएगा। बृहत आर्थिक स्तर पर श्रम की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक काम करने के लायक आयु वर्ग की जनसंख्या का आकार है। मतलब हमारे पास अगर वर्केबल पॉपुलेशन है जो वर्क करने वाली है, जो घरेलू जन्म किस चीज पे डिपेंड करेगी, यानी कारक क्या हो सकते हैं, घरेलू जन्म दर हो सकती है, उनका प्रवास यानी डोमेसाइल स्टेटस हो सकता है, अप्रवास दरें हो सकती हैं, श्रम बल में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनका हो सकता है, सेवा निवृत्त होने पर आयु जितनी है उस पर निर्भर करता है। तो ये सारे जो घटक हैं ये श्रम की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। ये हमारी परिश्रम जो है वो कितना कितना प्रभावित होगा इन सारे कारकों से। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अगर बाजार, अभी हम पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें, तो हम अपूर्ण इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें श्रम की मांग और आपूर्ति किस तरह से होती है। इस प्रकार के बाजार में कोई फर्म अपने उत्पाद की अधिक मात्रा उसी दशा में बेच सकता है जबकि वह कीमत में कमी करे। जो मार्केट का प्राइस और डिमांड जो मार्केट से ही तय हो रहा है, तो हम कीमत थोड़ा कम करेंगे तभी हम मार्केट में ज़्यादा अधिक मात्रा बेच सकते हैं। ऐसी दशा में अपूर्ण प्रतियोगिता वाली वहां से ही निर्धारित होगा संतुलन पॉइंट, जो बिंदु होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा। इस मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि साधन की बाजार मांग वीएमपी पर निर्भर ना होकर एमआरपी पर निर्भर करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वस्तु बाजार में किसी फर्म को एकाधिकारी शक्ति प्राप्त होती है तो श्रमिक को उसके एमआरपी के बराबर मजदूरी भुगतान की जाती है जो वीएमपी से थोड़ा कम हो जाती है। इस तरह श्रमिकों को पूर्ण प्रतियोगी बाजार अगर होती है तुलना में अपूर्ण जो प्रतियोगिता की बाजार वहां पे कम मजदूरी प्राप्त होती है। तो एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे हम इसका फॉर्मूला अगर डेवलप करना चाहें तो एमआरपी इक्वल टू वीएमपी की स्थिति होती है पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वहां पे जो है वो एमआरपी है दैट इज लेस फ्रॉम वीएमपी की स्थिति होती है, लेस देन की स्थिति होती है जब हमारी एकाधिकार मार्केट होती है, नहीं मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी। कुछ श्रम बाजार को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर कुछ विषयक नीतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं जिनसे हमारा जो लेबर मार्केट है, श्रम बाजार जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है। सबसे पहले जो न्यूनतम मजदूरी कानून है हम उसके बारे में बात करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कानून है क्या। न्यूनतम मजदूरी कानून के मुताबिक सेवा योजकों को अपने कामगारों को कानून तय न्यूनतम मजदूरी का ही भुगतान अनिवार्यतः करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेबर को अगर एक स्पेसिफिक स्किल्ड लेबर की बात करें, एक स्किल लेवल पे वहां पे कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कोई कंपनी कुछ पेमेंट कर रही है, कंपनियों का अधिकार नहीं है। ये जो हमारी सरकार है, सरकार ने तय कानून के हिसाब से एक मिनिमम यानी कि न्यूनतम मजदूरी तय कर दी कि इतना भुगतान अनिवार्यतः किया जाए हमारे मजदूरों को। तो न्यूनतम मजदूरी प्रावधान निम्न कौशल युक्त जो कामगार होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि जो 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 हाँ जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, ज्यादा जैसे जो पढ़े लिखे हैं, बीटेक किया हुआ है, तो ऐसे की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उच्च कौशल में आ गया। निम्न कौशल जैसे छोटे छोटे कामों का कौशल है उनके पास, जैसे मैकेनिक है, टेलीविजन बनाते हैं, या कारपेंटर है आपका, हाँ ये छोटे छोटे काम होते हैं। यहाँ पे निम्न, या हम घर में कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं तो वहां पे लेबर यूज कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान वहाँ पे निम्न जो जो हमें देना है वो सरकार ने तय कर रखा है, तो उस व्यवस्था को हम मानना पड़ता है। सरकार द्वारा जो जो भी रेगुलेशन या नियम बनाए गए हैं उनके हिसाब से, तो इसको न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत लाया जाता है। अच्छा, इसमें श्रम संघों की भी अपनी कुछ भूमिका होती है कि जो हमारे श्रम संघ हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो श्रम संघ श्रमिकों के संघ हैं जो श्रमिकों की ओर से सेवा के साथ सौदेबाजी करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे संघ बना लिया था, ट्रेड यूनियन बन गई, लेबर यूनियन बन गई, जो क्या करती है
जो हमारे सेवा योजक हैं यानी कि एम्प्लॉयर्स हैं, उनके साथ में ये डीलिंग करते हैं कि मजदूरी की दरें क्या होंगी, इनके प्रमुख मुद्दे जो हैं वो उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि इनके प्रमुख मुद्दे, मजदूरी की दरें कैसी होंगी, श्रमिकों को काम पर रखने तथा काम के से हटाने की क्या क्या कंडीशंस होंगी, विभिन्न प्रकार के कामगारों के कर्तव्य और दायित्व कैसे होंगे, काम के घंटे कितने होंगे, और काम की दशाएं यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशन आपका एम्प्लॉयर सेवा योजक बना रहे हैं, वो सेवा योजक कैसे बना रहे हैं, कामगारों और सेवा युक्त के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये जो श्रम संघ होते हैं ये इन विवादों का निपटारा भी करते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि ये श्रम संघ किस तरह से हमारे श्रमिकों के उद्धार के लिए, यानी उनके उनकी जितने भी उनके जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी दायित्व हैं, उनको किस तरह से कर पा रहे हैं, उनको किस तरह से उनके साथ में काम कर रहे हैं, किस तरह से विवादों को निपटा रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सारे काम हमारे श्रम संघों के हैं जो प्रमुख मुद्दे इनको निपटाते हैं। श्रम संघों की को एक और शक्ति होती है जिसमें हड़ताल की शक्ति इनके पास होती है। श्रम संघ जो होते हैं हड़ताल की शक्ति के सहारे अपने जो सेवा योजक होते हैं उनसे सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करते हैं। कहीं पे कोई लेबर यूनियन बनी हुई है और मांगे पूरी नहीं हो रही है श्रमिकों की, तो वो श्रमिक क्या करते हैं कि लेबर यूनियन के थ्रू काम को बंद कर देते हैं, जिसको हम हड़ताल बोलते हैं। और या बहुत सारी कंट्रीज उधर देशों में ऐसा भी है कि जहाँ पे कम काम की बजाय ज्यादा काम करते हैं, जहाँ पे ज्यादा काम होता है। जैसे हम आपको जापान का एक एग्जाम्पल दें, जहाँ पे अगर हम कोई शर्ट बना रहे हैं कोई, तो क्या करते हैं, अगर हड़ताल पे जाना होता है तो ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा काम करने का मतलब ये है कि शर्ट का कोई एक भाग ही सारा बना डालेंगे, बाकी सारे जो भाग हैं उन तरह का जो निर्माण है वो थोड़ा रोक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सेवा योजक होता है उस सेवा योजक को अतिरिक्त लागत का वहन करना पड़ता है वहां। तो ऐसे केसेस में, ऐसी चीजों में जो सेवा योजक है उसके ऊपर एक दबाव आ जाता है कि उसको अपने जो जो लेबर श्रम संघ है उनकी जो मांगे हैं, जो कि आपके श्रमिकों के उनके बेनिफिट की हैं, उनके फायदे की हैं, उनको मानना पड़ जाता है। तो ये श्रम संघ क्या करते हैं, हड़ताल की शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं और सेवा योजक के साथ में सौदेबाजी की शक्ति इन हड़तालों के थ्रू के हिसाब से इनको मिल जाती है। तो हड़ताल बेसिकली है क्या, हड़ताल श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से काम कर बंद कर देने की स्थिति। यहाँ पे हम केवल अपने देश की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि हम काम बंद कर देते हैं, उसको हम हड़ताल कहते हैं। तो प्राय हड़ताल जब तक चलती रहती है तो तब तक श्रमिकों की मांग के अनुरूप कोई सरमान समझौता जब तक नहीं होता तब तक श्रम संघ उस पर लगे रहते हैं और कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो श्रम संघों द्वारा मजदूरी की ऊंची दरों की मांग की अपनी लागतें एवं लाभ है। अपने अपनी अपनी सबके श्रम संघों की अपनी मजदूरी की दरों की मांग करने की। ऊंची मजदूरी दर के प्रभाव लगभग वही होते हैं जो न्यूनतम मजदूरी दर के होते हैं। आपने न्यूनतम तो सरकार ने तय कर दी, लेकिन आप उच्च तो मजदूरी दर मांग ही सकते हैं। तो ये श्रम संघ उस पे मजदूरी जो संघ होते हैं या मजदूर होते हैं उनको बैक करते हैं, उनको कहते हैं कि आप को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, जिससे आपका जो आर्थिक स्थितियां हैं आपके जो वो सब अच्छी हो जाए। तो पहले से कार्यरत श्रमिकों एवं श्रम संघों के सदस्यों को ऊंची मजदूरी या वेतन का लाभ उन बेरोजगार कामगारों की लागत पर होता है जो कृत्रिम रूप से निर्धारित ऊंची मजदूरी दर के कारण रोजगार पाने से वंचित रह जाते हैं ना। तो ये सब वहीं से निकलता है कि जहाँ पे हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कम लागत पे काम कर रहे होते हैं, जिनको कहीं और श्रम नहीं मिल रहा होता है, तो उनको मजदूरी यहाँ पे मिल जाती है। तो निम्नतम मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन अगर श्रम संघों के साथ में आ जाते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा जो भी उनका मजदूरी दर होती है वो बढ़ जाती है। तो लेकिन आलोचक जो होते हैं उनका कुछ दृष्टिकोण कुछ अलग होता है कि काम और कामगारों के हितों के लिए तो श्रम संघ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो और आज की अगर हम व्यवस्थाएं देखें, आज की कंपनियां देखें, अगर हमारे यहाँ पब्लिक फर्म है, गवर्नमेंट की कोई फर्म है, सरकारी फर्म है, और हम किसी प्राइवेट फर्म की बात करते हैं, दोनों में ही श्रम संघों की भूमिका होती है।
अच्छा, ये देखा गया है कि प्रतियोगिता अगर दोनों फर्मों के बीच में होती है तो उसमें वो श्रम संघ, वो जो काम, वो फर्में ज्यादा अच्छा कर रही होती हैं जहाँ पे श्रम संघ नहीं होते हैं। तो ये ऐसा रीजन, ये ऐसा कारण इसलिए होता है क्योंकि अगर श्रम संघ आपके यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेवा योजक है वो जिन दरों पे आपसे काम करा रहा है उन्हीं दरों पे काम कराएगा। ऊंची लागत पे हो सकता है, ऊंची कीमतों पे अपने जो उत्पाद हैं उनको बाजार में विक्रय कर रहा हो, उनका विपणन कर रहा हो। तो एक तरह से हमारे उन उन सेवा योजकों के ऊपर ये बोझ नहीं आता कि हमको समय समय पर अपने जो श्रमिक हैं उनके वेतन बढ़ाने हैं या उनको कुछ और अलग से सेवाएं प्रदान करनी है जिसमें उनका अलग से कुछ खर्चा हो। तो ये श्रम संघ अगर होता है तो श्रम संघ इन सब चीजों पे दबाव बनाता है कि हमको उनके काम करने के घंटे कम करने हैं, उनकी काम की दशाओं को बदलना है, उनके कर्तव्यों को बदलना है, या हम कह लें कि उनको उनको मजदूरी दरें ज़्यादा देनी है, या उनको अगर कोई किसी एक श्रमिक को काम से हटाया जा रहा है या किसी श्रमिक को काम पे रखा जा रहा है, इसमें पूरा जो कंट्रोल होता है ये पूरा हमारे जो सेवा योजक होता है उसका होता है, अगर श्रम संघ उपस्थित नहीं होता है। तो अगर श्रम संघ उपस्थित है तो फर्मों के ऊपर एक तरह से दबाव बना होता है कि वो अपने मजदूरों को ऊंची मजदूरी दें। ऊंची मजदूरी देने से उनका खर्चा बढ़ जाता है, जिससे जिससे एक तरह से देखा जाए कि अगर बाजार में प्रतियोगिता है तो बाजार की प्रतियोगिता में वो पीछे हो जाते हैं। जैसे आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण की बात अगर हम करें, तो अगर किसी किसी हम अपने एक एक सरकारी कंपनी की बात करें जहाँ पे सरकारी तरह प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है, तो वहाँ पे जो 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 श्रम संघ है उनकी वजह से जो कार्य व्यवस्था है उस सेवा योजक की वो थोड़ी नुकसान में जाती है। वो कंपनियां जो होती है नुकसान में रहती हैं। और जो प्राइवेट, में किसी की भी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा। और दूसरा, अगर हमारी कोई ऐसी फर्म है जो जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट के तो रेगुलेशन है, लेकिन अगर वो प्राइवेट काम कर रही है उसको तो उन, और वहाँ पे श्रम संघ उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पे ये मानी हुई बात है कि वहाँ पे उनका जो लाभ का स्तर है वो ज्यादा होगा प्राइवेट का, और जो गवर्नमेंट फर्म है जहाँ पे श्रम संघ उपस्थित है उसका लाभ का जो फर्म है वो कम होगा। तो फर्मों की लागतों में अगर वृद्धि होगी, श्रम लागतों में अगर वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट के मार्जिन है या लाभ के जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। तो लागत बढ़ने से लाभ के पूरा पूरा कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये आलोचक मानते हैं कि कि जो हमारे श्रम संघ है उनकी अनुपस्थिति अगर हो तो हमारी जो कंपनियां हैं या फर्में हैं वो अच्छा अच्छा लाभ कमा सकती हैं, अच्छा उत्पादन कर, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके अच्छा बाजार में लाभ कमा सकती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हम ये देखें कि जो मजदूरी दरें हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं, ये एक बड़ा बड़ा ही बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे लेबर इकोनॉमिस्ट जितने भी होते हैं यानी श्रम अर्थशास्त्री होते हैं, ये अक्सर पूछते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कामगार होते हैं उनकी जो मजदूरी दरें होती हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं। अगर अगर विभिन्न प्रकार के कामगारों द्वारा अर्जित किए जाने वाली मजदूरी की दरें अलग अलग हों, मतलब अलग अलग हो तो उसका उसका क्या असर पड़ता है। पहले तो हम बात करते हैं कि अलग अलग होती क्यों है। जैसे मान लो हमारे पास एक उदाहरण है कि चिकित्सा सहायक अगर की तुलना में देखा जाए तो डॉक्टरों की मजदूरी अधिक होती है। इसी तरह से अगर हम अग्निशामकों की मजदूरी दरों को की तुलना करें तो उसमें बीमा कारकों की मजदूरी दरें ऊंची होती हैं। क्या ये कौशल या कामगार की पृष्ठभूमि या उसकी आयु, जो भी विभिन्न प्रकार के कामगारों की मजदूरी दरों से भिन्न होता है उसकी वजह से आता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के कार्यों की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति में अंतर की अनेक संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है, जैसे मैं आपको एक 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 छोटा सा यहाँ पे एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्तमान में कोई ऐसा है जो किसी क्लर्क की रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, वेतन में भिन्नताएं होने के बावजूद इंजीनियर बनने के बजाय
वो क्लर्क बनने का काम को प्राथमिकता दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कि इंजीनियर बनने की लागत भी अधिक होती है। आप क्लर्क बन जाइए तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए आपको एक बीटेक करना आपको जरूरी है। यहाँ तक कि इंजीनियर बनने की लागत भी अधिक हो सकती है। इंजीनियर बनने की ऊंची लागत की तुलना में उन्हें प्राप्त होने वाली जो मजदूरी की दर है उस अनुपात में ऊंची ना हो जिस अनुपात में एक क्लर्क बनने के प्रशिक्षण की लागत के सापेक्ष उसकी मजदूरी दरें। यह भी हो सकता है कि लिपिक बनने के लिए प्रशिक्षण की कोई लागत ही ना हो, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए अनिवार्य विषय है, यानी कि आपको विज्ञान और गणित के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर उसमें अभिरुचि नहीं है न हो तो इसके कारण आप क्लर्क बनने के लिए की प्राथमिकता दे रहे हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति हो सकता है इसी वजह से उनको इंजीनियर बनना पसंद ना हो। तो इस प्रकार प्रशिक्षण की लागतें किसी पद पर विशेष के लिए कामगार की दक्षता एवं प्राथमिकता व्यक्तियों एवं रोजगारों में संतुलन मजदूरी दरों में अंतर ले आती हैं। इन्हीं कारणों से मजदूरी दरों में भिन्नता में समापन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मजदूरी दरों में भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हम अभी आगे 2-3 आपके सामने चीजें बताएंगे जिसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि इस वजह से भिन्नता हो सकती है। जैसे मजदूरी भिन्नताओं की क्षतिपूर्ति, यानी कि जो भिन्नताएं विशेष में टिके रहने को प्राथमिकता देते हैं। जैसे किसी विश्वविद्यालय में एक अनुभवी शोधकर्ता है जो किसी अन्य देश में बेहतर पैकेज के साथ किसी और पद पे कार्य करने की पेशकश मिलती है उसको, अगर लेकिन वो क्योंकि कम समय में क्योंकि वहाँ पे उसको हो सकता है समय कम मिले, वहाँ पे हो सकता है वो स्वतंत्र रूप से शोध कार्य ना कर पाए, तो ये सारी अगर वहाँ पे मुश्किलें उसके सामने आ रही हैं तो क्या करे, इस पेशकश को ठुकरा दे और कहे कि नहीं, हम अपने ही देश में अपने ही विश्वविद्यालय में काम करेंगे और दूसरे विश्वविद्यालय या दूसरे देश में जाके दूसरे विश्वविद्यालय के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मना कर दे। तो जो मजदूरी भिन्नता में जो आप ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं समय की, या कह लें कि जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे और वहाँ के वर्किंग आवर्स में, हो सकता है हम काम करने के इच्छुक हैं लेकिन यहीं पे काम करने के इच्छुक हैं, अपने देश में काम करने के इच्छुक हैं, और हो सकता है कि हमको यहाँ पे कम समय ही काम करना पड़ता हो सकता है वहाँ पे जाके दूसरे देश में जाके उसको ज़्यादा काम करना पड़े, ज़्यादा समय के लिए काम करना पड़े, जबकि उसको ज़्यादा समय के लिए उसको ज़्यादा पैसा भी, ज़्यादा मजदूरी भी मिल रही है, ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंडेमनिटी उसको यहीं पे दिखाई दे रही है तो अपनी क्षतिपूर्ति इसी विश्वविद्यालय में रह के कर सकता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अपना अगर अपना एक एग्जाम्पल लूँ या किसी किसी और प्रोफेसर का एग्जाम्पल लूँ कि कोई किसी एक शहर के अंदर रहता है, तो अगर उसका अपना मकान है वहाँ पे, तो वो अपने मकान में यहाँ पे रह रहा है, हो सकता है उसको यहाँ पे कम सैलरी मिल रही हो, लेकिन अगर वो किसी और शहर में अच्छे पैकेज पे जाए और किसी बड़े शहर में जाए तो हो सकता है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे रहने के खर्चे ज़्यादा हैं, उस शहर में रहने के खर्चे ज़्यादा हैं, तो उससे ज़्यादा सैलरी वहाँ पे मिलने का मतलब है उसको वहाँ पे किराया देना होगा घर का, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जो उसके खर्चे वहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो खर्चे उसको यहाँ नहीं देने पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं मजदूरी भिन्नताओं में क्षतिपूर्ति। इसलिए वो क्या करता है, वो उसी शहर में टिका रहता है और दूसरे शहर में नहीं जाता। मानव पूंजी निवेश में भी अंतर हो सकता है। मानव पूंजी निवेश का मतलब होता है कि आप अपने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं। किसी कार्य विशेष को संपन्न करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को प्रशिक्षण, उसकी शिक्षा, उसके अनुभव से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो लोग अधिक उत्पादक कामगार होकर ऊंची मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा जो जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है, यानी उत्पादकता हमारी अच्छी है, तो हम ऊंची मजदूरी प्राप्त करते हैं कहीं भी जाके। यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि कर सकता है, मानव पूंजी निवेश कहलाता है। नहीं, हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। ऐसे रोजगारों में ऊंची मजदूरी भुगतान की
ऊंची ऐसे जो रोजगार होते हैं वहां पे हम ऊंची मजदूरी भुगतान किया जाता है। और इसका कारण जो होता है वो बिल्कुल सीधा सरल है कि यदि ऐसे रोजगारों के लिए मजदूरी की दरें ऊंची नहीं होंगी तो इन लोगों इन इन रोजगारों की के लिए आवश्यक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अधिक खर्च क्यों करेंगे लोग। उच्च कौशल युक्त रोजगार से जुड़ी ऊंची मजदूरी वस्तुतः पूर्व में किए गए मानव पूंजी निवेश का पर प्राप्त प्रतिफल ही होता है कि अगर हमने एक अच्छी डिग्री ले ली है, बड़ी डिग्री ले ली है और हमको ये लग रहा है कि हम इस डिग्री को लेने के बाद एक लेवल पे काम कर पाएंगे, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ये समझिए कि अगर हमारे पास अच्छा प्रशिक्षण है, जैसे मान लो हमने आपने अच्छा कोई कोर्स कर रखा है, उसमें आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे लेवल पे जाके पढ़ा सकते हैं लोगों को। हो सकता है कि छोटे कॉलेज में भी कोई पढ़ा रहा हो, लेकिन वहाँ पे छोटे कॉलेज की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसको उसकी जो मजदूरी है उसको कम मिल रही होगी, यानी टीचिंग आवर्स ज़्यादा होंगे और जो सैलरी होगी वो कम होगी। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर लिया, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके गवर्नमेंट की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में फुल स्केल पे सैलरी पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक अच्छी सैलरी आप पा रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, और आपके वर्किंग आवर्स और काम भी शायद उतना ना हो, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने अपने एक प्रशिक्षण भी लिया है, शिक्षा भी ले रखी है, साथ ही साथ हमें उस शिक्षण का अनुभव भी है। जब अनुभव को हम बढ़ा रहे हैं, शिक्षा को हम बढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षण के तरीकों को हम बढ़ा रहे हैं, अच्छी डिग्री हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब उच्च कौशल हमारे अंदर आ गया है। और जब इस तरह के उच्च कौशल रोजगार होते हैं वहां पे हम वस्तुतः जो मजदूरी की दरें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के चीजों में हमें वो देखने को मिलता है कि जहाँ पे मजदूरी की दरें ज्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे अच्छे कौशल की जरूरत है, उच्च कौशल की जरूरत है। तो ऐसे ही श्रमिकों की जरूरत है जो उस तरह के प्रशिक्षण पाए हों, उस तरह की शिक्षा पाए हों और उस तरीके का अनुभव उनके पास हो। तो अगर लोगों के बीच में ये मानव पूंजी निवेश का अंतर होता है तो हमेशा जो मजदूरी की दरें उनमें आपको भिन्नता दिखाई देती है। एक और अंतर हो सकता है कि योग्यताओं में अगर अंतर हो, कामगारों की उत्पादक योग्यताएं एवं दक्षताएं, न केवल उनके प्रशिक्षण एवं अनुभव, यानी कि हमने जैसे आपने अभी मानव पूंजी निवेश के बारे में बात की, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बात की, वरन कतिपय वंशानुगत विशिष्टताओं पर भी निर्भर करता है। इन दो कारकों का सापेक्षित महत्व अधिक विवादास्पद है कि हमें ये देखना पड़ता है कि वर्षों से इस बात पर बहस में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं कि जो आईक्यू लेवल होता है, यानी कि योग्यता गुणांक है, इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाए। आनुवांशिक रीजन होते हैं यानी जेनेटिक रीजन होते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, इनमें क्या चीजें होती हैं। किसी प्रकार की दुर्लभ घटनाएं होना ऊंची मजदूरी प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी रोजगार या सेवा के लिए आवश्यक श्रमिकों की मांग के सापेक्ष उस कार्य को करने में दक्ष और सक्षम कामगारों की आपूर्ति ही होता है, यानी कि काम करने में दक्ष लोग।